हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे बेटा एटम्स के दूसरे वाले वीडियो की, दूसरे पार्ट की। जो अभी हमने पहले किया था उसके अंदर हमने रदरफोर्ड मॉडल तक फिनिश किया था। आज हम बात करेंगे बोर्स मॉडल के बारे में। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेसिकली बोर ने एक मॉडल जो तैयार किया था वो इस तरह से सिंपलेस्ट एटम के लिए अपना जो मॉडल है वो तैयार किया था, जो हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, तो यही थ्योरी जो है वैसे बाकी एटम्स के ऊपर भी बाद में एप्लीकेबल हुई। ठीक है, लेकिन जब उसने अपना मॉडल दिया था तो उसने हाइड्रोजन एटम के लिए ही सब कुछ कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इस चीज को आगे कंटिन्यू करना है। अभी हमने एटम्स के दूसरे वाले पार्ट में, तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वीडियो पढ़ने से पहले आपको पहला वाला वीडियो जो है वो देख लेना बहुत कंपलसरी है। बिना उसके ये वाली चीज समझ में आएगी नहीं। क्या रदरफोर्ड का मॉडल था, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, और उसके बाद में फिर बोर ने उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की और एक फाइनल एटॉमिक मॉडल दिया जो अभी तक हम यूज कर। ठीक है बेटा, तो तैयार हो जाओ फटाफट से नया टॉपिक करने के लिए। और करने से पहले, इससे पहले कि आप वीडियो में अच्छी तरह से खो जाओ, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, सो दैट काम करने में और मजा आए। ठीक है, आपको पढ़ाने में और मजा आए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सेकेंड पार्ट एटम्स वाले चैप्टर का, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ऑल राइट, वी आर स्टार्टिंग विथ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो बोर का मॉडल था ये कुछ पोस्ट्यूलेट्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, पोस्ट्यूलेट्स क्या होते हैं कि वो फैक्ट्स जो उसने लिए थे इस मॉडल को प्रपोज करने के लिए, कि जिन जो बेसिकली उसका बेसिस था, इन इन पोस्ट्यूलेट्स या इन स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड ही उसने अपना पूरा जो मॉडल था वो डिजाइन किया था। तो क्या क्या पोस्ट्यूलेट्स थे, तो इसमें देखो सबसे पहले तो उसने एक्सेप्ट की कौन सी वाली बात, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसने बोला भाई न्यूक्लियस नाम की चीज तो जरूर होती है, जो उसने रदरफोर्ड के मॉडल से एक्सेप्ट की। ठीक है, तो क्या था कि सेम चीज कि एवरी एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर। ठीक है, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज and almost entire mass of atom is concentrated। ठीक है जी, और इसको उसने क्या बोला, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पूरा डिटेल जो है वो आपको रदरफोर्ड एटम में ही मिलेगा कि किस तरह से न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। तो उसके लिए आप जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है उस पर जाके उसको देख सकते। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस सबसे पहले उसने लिया था। दूसरा जो उसने लिया था वो था अपनी कौन सी, क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, देखो इसको समझते हैं। क्वांटाइजेशन में जो बोर ने समझाया था वो ये समझाया था कि एक्चुअली में अगर सपोज करो हमारे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, और उसने रदरफोर्ड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज करो, मैं एक दो केसेस पहले फटाफट से ये बना देता हूँ ऑर्बिट्स, और उसके बाद समझाता हूँ कि ये कंडीशन एक्चुअली में क्या थी। ये मैं ऑर्बिट बना रहा हूँ बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर। तो बोर ने सजेस्ट किया कि एक्चुअली में जब कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब इसके अंदर रिवॉल्व करेगा, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो जब वो रिवॉल्व करेगा तो वो फुल वेवलेंथ की फॉर्म में इन्वॉल्व करेगा। मतलब
वो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। या तो सिंगल वेवलेंथ है, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ का मतलब अगर सपोज करो ये आपके पास उसकी क्रेस्ट है तो ये आपके पास उसकी ट्रफ है नीचे वाली साइड। ऐसे ही या तो टू होंगे, टू का मतलब क्या है कि टू फुल वेवलेंथ ऐसे हो सकती है, ठीक है, फिर उसके बाद में ये ऐसे हो सकती है, दो वेवलेंथ आ गई। या फिर आपके पास अगर मान लो मैं इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करता हूं तो आपके पास थ्री फुल वेवलेंथ्स आ जाएंगी, ठीक है, एक ये आई, एक ये आई और उसके बाद में एक वेवलेंथ आपके पास ये आई। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 वेवलेंथ्स हो जाए या 5.5 वेवलेंथ्स हो जाए, कितनी होंगी 1 2 3 4 कंप्लीट वेवलेंथ्स उसके अंदर होंगी। बात समझ में आ रही है? तो इसी के ऊपर प्रपोज जो था वो इसी जो प्रॉपर्टी को बोला गया क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब ही होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग। तो यहां पर समथिंग क्या है, यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का, ध्यान में रखिएगा। तो कितनी वेवलेंथ आएंगी, इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ आएगी। ऑब्वियसली यहाँ काउंटिंग की बात हो रही है तो इसलिए हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से उसके अंदर इंटीग्रल वैल्यूज जो है वो वेवलेंथ की आएंगी। अब आप ये देखते हैं, इसको देखो, एक छोटी सी चीज पहले इसको समझेंगे फिर उसके बाद में इसकी स्टेटमेंट भी मैं आपको दूंगा। तो क्या इसके अंदर बोला गया कि एक्चुअली में देखो, अगर सपोज करो हमारे पास n वेवलेंथ्स आती हैं टोटल उसके अंदर, ठीक है, n वेवलेंथ, सपोज करते हैं कि r जो है वो रेडियस है ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, और हमारे पास लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ वेवलेंथ होगी, बेसिकली कंप्लीट वेवलेंथ, ठीक है जी, जिनकी वैल्यू कितनी होगी, वो आपकी वैल्यूज होगी 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से करके। अब इसका मतलब अब टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल जो हमारे पास लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो हो गई बेसिकली सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट के बराबर। तो सरकमफेरेंस कितना हो गया, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, यही मतलब है, ठीक है। अब हमारे पास क्या कंडीशन होती है, देखो हमें पता है कि लैम्डा जो है वो h अपॉन एम वी के इक्वल होती है। एक बात तो हमें ये समझना है, ठीक है। तो अब क्या किया, बोर ने क्या बोला फिर यहां पर, बोर ने यही बोला ना कि ये जो टोटल सरकमफ्रेंस आएगी वो एन लैम्डा के इक्वल होगी, यही मतलब हुआ। अब लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, एम वी के इक्वल आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एम वी को यहां पर 2 पाई आर था ना, तो एम वी को अगर उधर लेके जाते हैं तो एम वी आर मैंने इधर कर लिया, ठीक है, और यहां पर क्या बचा, एन एच अपॉन 2 पाई बचा, ठीक है, यही बचा। और आपको मालूम होगा कि जो एम वी आर होता है ना, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, राइट। तो यहीं से इसी स्टेटमेंट से क्वांटाइजेशन कंडीशन बनाई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, यही क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो क्या स्टेटमेंट बनी बेटा, इसकी स्टेटमेंट यही बनी कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज क्या बोलना चाहिए, ऑर्बिट्स इन विच angular momentum of revolving electron, ठीक है, is integral multiple of क्या था, h अपॉन 2 पाई, है ना, दैट इज L which is mvr is equal to nh upon 2 pi. So this is called Bohr's क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेकंड पॉस्टुलेट था बोर ने जो हमें बताया था। अब देखो इसके बाद में जो थर्ड पॉस्टुलेट आएगा, थर्ड पॉस्टुलेट क्या था हमारे पास, थर्ड पॉस्टुलेट जो बोर ने दिया था वो था स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या कहते हैं बेसिकली, कि उसने ये सजेस्ट किया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो जो ऑर्बिट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। मतलब क्या है कि उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते, उस दौरान
वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट नहीं करते, जैसा कि रदरफोर्ड ने बोला। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या हो गया कि क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन सच ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड कह लो या डिस्क्रीट कह लो, है ना, एनर्जी। ठीक है, और दे डू नॉट रेडिएट एनी रेडिएशंस व्हाइल रिवॉल्विंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सो दैट देयर एनर्जी रिमेन्स सेम ऑलवेज, एनर्जी रिमेन्स सेम, ठीक है, ऑलवेज, राइट। तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट का एक पॉस्टुलेट जो है वो दिया किसने, बोर ने। अब उसके बाद में हमारे पास एक फोर्थ पॉस्टुलेट आया, उसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा एक ऑर्बिटल से दूसरे में, उस टाइम पे एनर्जी रेडिएट होगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, उस टाइम पे अगर मान लो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो उस केस में एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर लोअर से हायर में जाता है तो उसमें एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये इस कंडीशन को आप फ्रीक्वेंसी कंडीशन कह सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कंडीशन कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि हेडिंग देने से आपको वो याद करने में इजी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलना चाहिए, रिलीज और एब्जॉर्ब, ठीक है, एनर्जी ओनली व्हेन दे जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया ना, टू अदर। बात समझ में आ रही है। तो अगर सपोज करो, मैंने क्या बोला कि अगर हायर टू लोअर आएगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और अगर लोअर से हायर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये दो चीजें याद समझ में आ गई। तो अगर हम सपोज करें कि मैं यहां पर दो हमारे पास एनर्जी लेवल आ गए, अगर आई ले लू मैं, इनिशियल एनर्जी लेवल, ठीक है जी, और दूसरा ले लू मैं एफ विच इज फाइनल एनर्जी लेवल। तो दो चीजें आ गई हमारे पास। तो वो क्या कह रहा है कि जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि आई माइनस एफ, उतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी जो एनर्जी एच न्यू के इक्वल होगी। न्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरली, क्योंकि हमारी एमिशन की बात ही हो रही है, तो एमिटेड। तो एक तरह से ये हमारे पास हायर एनर्जी लेवल हुआ और ये हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल हुआ। तब तो वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा या रिलीज करेगा, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू के इक्वल। तो ये हमारी जो कंडीशन होती है, इसको हम एनर्जी कंडीशन भी बोल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी। तो दीज आर द फोर पॉस्टुलेट्स जिसके बेसिस पे बोर ने अपना हाइड्रोजन एटम का मॉडल प्रपोज किया था। तो हमारी सारी कैलकुलेशन जो है इन पॉस्टुलेट्स पे ही बेस्ड है, इसलिए सबसे पहले ये हमें बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में देखो कुछ कैलकुलेशंस करेंगे जो इससे रिलेटेड है। वो क्या कैलकुलेशंस होंगी वो देखते हैं। देखो, ठीक है बेटा, सबसे पहली कैलकुलेशन करते हैं रेडियई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट। ठीक है, रेडियई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट का मतलब जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसका रेडियस हम किस तरह से फाइंड आउट। देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या याद रखोगे, हमने क्या बोला, या बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड
न्यूक्लियस, है ना, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, यही बोला था। लेकिन अगर कोई भी चीज, है ना, कोई भी चीज किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसको क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो क्या यूज किया कॉन्सेप्ट, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू मूव इन द सर्कुलर पाथ इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है। यही फॉर्मूला था ना। यहां पर क्या है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और r जो है वो रेडियस है, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाला को फोर्स कौन सा बताया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ से। तो आपके पास k तो आ गया, q1 मतलब क्या आ जाएगा, बेसिकली चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, एक। दूसरा कौन सा आ जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा दोनों के बीच में, जो रेडियस है, यही मतलब हुआ ना, रेडियस आ जाएगा ऑफ ऑर्बिट, यही डिस्टेंस होगा और उसका स्क्वायर, राइट, q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज डालते हैं अगर, देखो चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा भाई, प्रोटॉन पे चार्ज E, कितने प्रोटॉन्स, Z प्रोटॉन्स, है ना, इसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो Z इंटू ई उस पे चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया, E ले लिया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई AZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही वैल्यू आ गई। नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल, क्योंकि यही प्रोवाइड कर रहा है उसको, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप तो होते ही नहीं है, उनको प्रोवाइड करने के लिए एक फोर्स जरूर चाहिए होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv स्क्वायर अपॉन r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है, इस r से ये r हमने कैंसिल किया है, यहां से हम एक r की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल आ गई, kZe स्क्वायर अपॉन mv। ये देखो कंप्लीट नहीं हुआ, ये फाइनल आंसर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ध्यान में रखना ये है कि ये वहां पर उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर चल सकता है या रिवॉल्व कर सकता है जहां पर बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है वो भी वैलिड होनी चाहिए, इसलिए उसको हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। ऐसे फैक्ट्स याद रखोगे तभी आप डेरिवेशंस को अच्छे से कर सकते होगे, वरना प्रॉब्लम हो जाती है, वरना फिर आप रटते ही चले जाते हो। ठीक है, तो अब अगर हम देखें बाय बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्या थी वो क्वांटाइजेशन कंडीशन, वो थी हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम mvr है वो nh अपॉन किसके इक्वल है, 2 पाई के इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से v की वैल्यू निकाल, तो v की वैल्यू कितनी होगी, nh अपॉन 2 पाई mr के इक्वल, ठीक है, 2 पाई mr, v की वैल्यू आ गई, इसको हम 1 में यूज कर लेंगे, यूजिंग इन 1। तो 1 वाली जो इक्वेशन थी वो हमारे पास आई थी kZe स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, ठीक है, तो r जो था वो kZe स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर की जगह पर मैं वैल्यू डाल रहा हूं nh अपॉन 2 पाई mr का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो क्या आया, kZe स्क्वायर अपॉन देखो m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, यही वैल्यू आई। अब हमने यहां से कैलकुलेट करनी है r की वैल्यू, देखो एक m से एक m कैंसिल होगा, और जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल r की वैल्यू अब ये निकाल,
तो आर किसके इक्वल आया देखो बच्चों, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये सारी चीज अब नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और के जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम, यही वैल्यू आई। तो ये जो आया ये हमारे पास फाइनल रेडियस आ गया किसी भी ऑर्बिट का। अब देखो, अब इसके अंदर कुछ एक चीजें और करते हैं। तो हमारे पास देखो क्या रिलेशन आया था, हमारे पास रिलेशन आया देखो कि आर जो है वो हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम। तो देखो इसमें से आपको क्या क्या वैल्यूज पता है, आपको h की वैल्यू पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, यही वैल्यू होती है। उसके बाद में हमारे पास क्या क्या वैल्यू होती है, आपके पास a की वैल्यू भी आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको z की वैल्यू भी यहाँ पर पता लग गई, 1 हो गई हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद में E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है विच इज कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आपको 4 पाई स्क्वायर पता ही होता है। तो जब हम ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज, ठीक है, तो आर हमारे पास कितना आएगा देखो, जब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो this comes out to be 5.29 into 10⁻⁻14 मीटर मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, अगर मैं इसको देखूं तो ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं 0.53 कर दिया मैंने, इंटू 10⁻⁻15 हो जाएगा, ठीक है, और एन स्क्वायर मीटर आ गया। अब देखो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको आप फर्मी लिख सकते हो ना, दिस कम्स आउट टू बी कितना 0.53 फर्मी हो जाएगा इंटू एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आप इसको ऐसे याद रख लो, इसका मतलब अगर मैं इन फर्स्ट ऑर्बिट लूं, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन की वैल्यू 1, इतना क्लियर हो गया होगा अब तो कि ये एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है या नंबर ऑफ शेल को शो कर रहा है। तो आपके पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 0.53 फर्मी, यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है वो 0.53 फर्मी होगा, और उसके बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऑर्बिट की अगर हमें वो फाइंड आउट करनी होगी या अदर ऑर्बिट्स का रेडियस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हायर ऑर्बिट्स का, तो आप n की वैल्यूज यहाँ पर 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूट करके उसको फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट इन बोर्स मॉडल, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम के लिए प्रपोज किया। तो बेटा अब हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है। देखो अब यहाँ पर सारा गेम जो है वो किस चीज का है, इक्वेशंस का ही है, ठीक है। दो इक्वेशंस थी, एक इक्वेशन क्या थी हमारे पास कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, फोर्स रिक्वायर्ड है ना बाय इलेक्ट्रॉन, तो वो किसके इक्वल आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल आया था, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आया, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर। अब आपको क्लियर है, हमने पिछली डेरिवेशन में सब कुछ सिंबल्स समझा दिए थे, ठीक है, आपको कि कौन सा क्या है। यहां से आपने आर निकाला तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर आ जाए, इसको मैंने 1 ले लिया। दूसरा, अगर हम देखें बोर्स कंडीशन से, जो कौन सी थी, क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, है ना। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास कि जो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर था वो एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल था। अब मैंने क्या किया, यहां से भी आर फाइंड आउट कर लिया, यहां से आर फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा, एन एच अपॉन 2 पाई, और साथ में क्या आ जाएगा 2 पाई एम इंटू वी आ जाएगा। यही दो चीजें आई थी, ये दो हमारे पास आर की वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों आर की वैल्यूज को हम इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है।
तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन ये क्या आ जाएगा 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, m से m कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो क्या बच गया, वो यहां से आप वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, विच विल बी यहां से इधर गया, दिस विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या बचा, इसको अगर हम उधर लेके जा रहे थे तो NH आ गया नीचे, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, वेलोसिटी की आ जाएगी। अब देखो कैलकुलेशंस के लिए एक और काम करते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू अब हमारे पास आई कितनी, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH, यही वैल्यू आई थी। देखो अब यहां पर ना एक छोटा सा काम हम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, मैं इसको ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, विच इज स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है जी। और एक काम और करते हैं अगले स्टेप में, देखो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय TH, ये हमने अलग कर दिया, एक सी यहां ले लिया और एक C/N हमने अलग छोड़ दिया। तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। और ये आ जाता है C/N, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/137 अप्रोक्सीमेटली, साथ में आ गया C/N, ये वैल्यू किसकी आई, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान में रखना, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करेंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं n की वैल्यू को 1 डाल दूंगा, तो ये C/137 हो जाएगी। C आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय 137 हम कर सकते हैं और ये वैल्यू हमें यहां पर मिल सकती है। क्लियर होगी बात। तो दिस वे वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का नंबर यहां पर डालते रहेंगे यहां पर, और अकॉर्डिंगली हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में आती रहेगी, क्या स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, ठीक है। तो अच्छे तरह से इसको पढ़ते चले। अब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, कि एक ऑर्बिट में जब वो है तो उसकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी। ऑब्वियसली ये उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी, है ना, यही होगा ना। तो देखो अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट जो पोस्टुलेट था वही यूज करेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के इक्वल, यही फॉर्मूला था। अब देखो एक R से R कैंसिल हो गया, अब मैंने क्या किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली हाफ mv² हो जाएगा, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ के/ZE² डिवाइडेड बाय R हो गया। ये जो वैल्यू आ गई अब ये काइनेटिक एनर्जी की आ गई। बड़ा क्लियर है जी, बड़ा इजी है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, Q1Q2/R। अब ध्यान में रखना यहां पर जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें चार्ज का साइन भी लिखना होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो KZE न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया, ठीक है, और -E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाय R, KQ1Q2/R। क्लियर होगी बात। तो दिस कम्स आउट टू बी -KZE² डिवाइडेड बाय R। So the total energy will be the sum of kinetic energy and potential energy। और जब भी हम दोनों वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो आप नोट कर रहे हो KZE²/R तो दोनों में ही है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ -1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -KZE² डिवाइडेड बाय 2R, जिससे आपको ये पता लग रहा है दिस वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
है ना, जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू था उसका नेगेटिव वैल्यू जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल आती है। ये याद रखना है किसी भी ऑर्बिट। क्लियर होगी बात? देखो अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमें ऑब्वियसली किस चीज की जरूरत है? ध्यान में रखिएगा, स्पेक्ट्रल सीरीज कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना, और जंप जब कर रहा है तो क्या करेंगे? एनर्जीज का डिफरेंस होगा। वो एनर्जीज का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? जो रेडिएशंस एमिट होंगी उसकी एनर्जी के इक्वल। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान में रखें। तो देखो जब हमने टोटल एनर्जी अभी हमने फाइंड आउट करी थी, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट, En लिखा दिया मैंने nth ऑर्बिट के अंदर, तो वैल्यू जो हमारे पास देखो आई थी वो वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते, विच इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो En की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r के। क्लियर होगी बात? तो यहां पर आपको पता है कि r की वैल्यू कितनी थी? n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या था हमारे पास? बोलो, 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, यही वैल्यू थी। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा के हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं इस r की जगह पे, तो आपके पास En कितना आ जाएगा? En की वैल्यू माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो हमारे पास क्या आ रहा है? देखो 4 पाई स्क्वायर के माइनस साइन आ गया, z का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है, m हो गया, और आपके पास e की पावर 4 हो गई, और डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 से कैंसिल कर देते हैं तो इसको 2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? n स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू एनर्जी की आ गई nth ऑर्बिट के अंदर, जब हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। तो अब देखो, अब हमने क्या काम करना है, याद रखना इस रिलेशन को। अगर हम एक इनिशियल एनर्जी लेवल लें, ठीक है, तो चेंज क्या आएगा? चेंज क्या आएगा? सब कुछ सेम रहेगा, आपके पास जो n हो जाएगा वो ni हो जाएगा, और उसी तरह से जब फाइनल निकालेंगे तो वो जो n हो जाएगा वो nf हो जाएगा। क्लियर होगी बात? माइनस साइन भी है साथ में, तो हमें क्या याद रखना है कि जो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, वो किसके इक्वल होगी? ई आई माइनस ई एफ के इक्वल होगी। लेकिन जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस साइन भी है साथ में, ये भी याद रखना। आपको ये भी पता है कि ये जो ई होगा वो एच न्यू के इक्वल होगा, जहां पर न्यू जो है वो किसके इक्वल है? बोलो, फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, और आप न्यू की जगह पर सी बाय लैम्डा भी लिख सकते। तो मैं ये सब कुछ एक ही जगह पर कर रहा हूं अब, तो आपके पास एच सी बाय लैम्डा आ गया, ठीक है, और आपका जो फॉर्मूला था ये हमने यूज कर लिया। क्या यूज किया? एन को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि दो चीजों का सबट्रैक्शन लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर ई 4 एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, कुछ छूटा तो नहीं? 2 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर ई 4 एम, है ना, 2 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर ई 4 एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। और देखो मैंने फिर बोला था क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है, तो फाइनल वाले का पहले और इनिशियल वाले का बाद में, ठीक है, 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, ये रिलेशन आई। अब देखो, अब आप हमने क्या किया, यहां पर 1 बाय लैम्डा को यहां छोड़ते हैं, बाकी उधर लेके जा रहे हैं, तो 2 पाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर ई 4 एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? सी एच क्यूब के इक्वल आ जाएगा, और ये 1 बाई एन एफ हो गया, और ये 1 बाई एन आई हो गया, दोनों के स्क्वायर से। ठीक है, अब हमें क्या याद रखना है जी, यहाँ पर ये जो 1 बाय लैम्डा होता है, आपको याद हो, इसको न्यू बार से दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, है ना, पर यूनिट टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये जो बचा हुआ हिस्सा, ये जो आगे है,
ठीक है, इसको हम आर से दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो आपके पास इसकी एक वैल्यू है, या तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर की, तो आपके पास फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर के इक्वल आ जाए। क्लियर होगी बात? तो यहां से हमने क्या निकाला, एंगुलर वेव नंबर। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये 1 बाय लैम्डा के इक्वल है। दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो रेडिएशंस एमिट हुई उनकी वेवलेंथ कैसे निकालनी है, उसके लिए हमारे पास ये अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, जब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज की, तो स्पेक्ट्रल सीरीज में हमें याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से जंप हुआ, जंप फ्रॉम, यानी कि इनिशियल वैल्यू जब एन आई की वैल्यू है ना, और जंप्स टू कहां जंप हुआ यानी कि एन एफ की वैल्यू, वो क्या वैल्यू होगी। तो उस केस में हमारे पास जब वो जंप करता है तो कुछ सीरीज बनती है। उन सीरीज के क्या क्या नाम होते हैं वो आपको कुछ कुछ मालूम भी होगा। सबसे पहले होती है लाइमन सीरीज, फिर होती है बामर सीरीज, ठीक है, फिर होती है कौन सी, पैश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफर्ड सीरीज। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज के नाम होते हैं। इसमें क्या होगा, ध्यान में रखना है कि कहां से जंप हो रहा है, कहां पे फाइनल, कहां पर आना चाहिए। ये आना चाहिए फर्स्ट में, ये आना चाहिए सेकंड में, ये आना चाहिए थर्ड में, ये आना चाहिए फोर्थ में, ये आना चाहिए फिफ्थ में। कहां से आएगा, अगर फर्स्ट में आना है तो ये आएगा 2 से या 3 से या 4 से, है ना, हायर से। ऐसे जब ये सेकंड में आ रहा है तो कहां से आएगा, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ से। अगर ये थर्ड में आ रहा है तो कहां से आएगा, 4, 5 या 6 से। ऐसे ही अगर फोर्थ में आ रहा है तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, हायर लेने हैं ना हमें, तो ये फिफ्थ से आ रहा है तो ये सिक्स्थ, सेवेंथ और एट, राइट। इनिशियली हायर था फिर लोअर में आ रहा है, ये याद रखना आपने सब कुछ। तो जब आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क बता रहा हूं यहां पर। उस केस में आप क्या निकाल सकते हो कि उस, तो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे बेटा, न्यू बार का आर इंटू 1 अपॉन क्या आएगा, एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो ये आपने, अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहोगे और आपको इनकी वैल्यूज मिलती रहेंगी। अगर आपके पास न्यू बार आ जाएगा तो आप ऑब्वियसली लैम्डा भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो 1 अपॉन न्यू बार के इक्वल होता है। अच्छा, याद ये रखना, क्वेश्चन में यही आता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर सॉरी सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम हो, है ना। तो आपसे ये पूछेगा कि इस पर्टिकुलर केस के लिए आप मैक्सिमम क्या बोलना चाहिए, न्यू बार की वैल्यू और मिनिमम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट। ठीक है, तो अगर अब हम यहां पर निकालेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें क्या समझना है कि एक्चुअली में हमारे पास जो एनर्जी इन nth ऑर्बिट आया था, तो -2 पाई स्क्वायर क्या आया था, m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, यही वैल्यू आई थी। ठीक है, ये आपके पास en की वैल्यू आ गई। जब हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट इसके अंदर कर देते हैं और सिर्फ n को, क्योंकि सब चीजें n पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, ये en की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर। जब ये हमारे पास वैल्यू आ गई तो हम n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, E1, E2, E3 वगैरह। तो इन वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करेंगे माइनस, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने निकाली है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जूल्स में नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये -13.6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, -13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर,
-13.6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये निकालेंगे कि हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर में जाएगा तो किस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो बनने वाला है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब जंप करता है कहां से, सेकंड से फर्स्ट से, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, और इस तरह से हायर से फर्स्ट में, तो हमारे पास जो लाइंस बन रही हैं वो मिलके बनाती है क्या, लाइमन सीरीज। ऐसे ही जब थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, इस तरह से हायर से सेकंड में आ रहा है तो एक सीरीज बना रही है जिसको बोलते हैं क्या, कौन सी सीरीज, बामर सीरीज। तो इस तरह से ये सारी सीरीज बन रही है। डायग्राम में आप चेक कर लो, ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, बहुत आसान है, लेकिन स्केल थोड़ा सा याद रखना क्योंकि वैल्यूज जैसे से कम होंगी वो बहुत क्लोज होती जाएंगी। ध्यान में रखने वाली दूसरी बात ये भी है कि ये डायग्राम फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बनेगा क्योंकि एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है, इसलिए नेगेटिव क्वाड्रेंट में ही हमने इस वैल्यू को बनाना है। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा खत्म होता है ये एटम्स वाला पार्ट भी। बोर्स मॉडल फिनिश हो गया। ठीक है, मैंने बताया था, हमने पहले वीडियो के अंदर रदरफोर्ड मॉडल आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। ठीक है, तो कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया लग रहा है तो सब्सक्राइब करो और लोगों को बताओ कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सब लोग भी इससे बेनिफिटेड हो। राइट, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बाय।